हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है जैम 2007 का। ओके, क्या न्यूमेरिकल है कि कह रहा है कि कोई हीट कैपेसिटी है ऑफ एल्यूमिनियम एट लो टेम्परेचर इज गिवन बाई। एल्यूमिनियम की हीट कैपेसिटी इस प्रकार वेरी कर रही है 80 प्लस में BT क्यूब। दिस इज हीट कैपेसिटी, नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, नाउ कह रहा है कि वेयर A and B आर कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ एल्यूमिनियम एट सच टेम्परेचर। पूछ रहा है कि एंट्रोपी निकालो। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमें पता है, हम चीजों को फिर एक बार दोबारा से रिमेम्बर कर लेते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी dQ अपॉन में T। दिस इज स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी। ओके, लार्ज चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dQ अपॉन में T। ओके, नाउ दूसरी बात क्या है, जब भी स्पेसिफिक हीट की बात करें, सॉरी हीट कैपेसिटी की बात करें, तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी इक्वल टू C इक्वल टू dQ अपॉन में dt। अब देखिए इस फॉर्मूले से dQ कितना आया? dQ इक्वल्स टू TdS। ठीक है, यहां पुट कर देंगे हम dQ इक्वल्स टू TdS ओवर dt। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालनी है? CV निकालनी है। CV गिवन है, हमें निकालना है चेंज इन एंट्रोपी। ओके, तो एंट्रोपी चेंज पूछा है अपने पास में, एंट्रोपी पूछी गई है। तो देखो एंट्रोपी कितना होता है? ds बराबर dQ अपॉन में T। ठीक है ना, पूछी सिर्फ एंट्रोपी है, ये कैलकुलेट करना अपने को एंट्रोपी कितना होगा, और एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला ये है। ठीक है ना, अब dQ कितना होता है इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी? देखिए फॉर्मूले से dQ, C क्या होती है हीट कैपेसिटी? ये होती है dQ अपॉन में dt। तो यहां से dQ कितना आएगा? C dt। ठीक है, C की वैल्यू गिवन है अपने पास में, ये रही, पुट कर देंगे यहाँ पे। कितना आया? दिस इंप्लाइज dQ इक्वल टू C dt, C dt ओवर T। नाउ स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाई C की वैल्यू कितनी है? 80 प्लस में BT क्यूब अपॉन में T इंटू में dt। ठीक है, क्या बनेगा ये? ds इक्वल्स टू A प्लस में BT स्क्वायर इंटू में dt। ठीक है स्टूडेंट, पूछी क्या है? एंट्रोपी। ये चेंज इन एंट्रोपी है, तो एंट्रोपी कितनी आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ ds किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या आंसर आएगा? 80 प्लस में BT क्यूब अपॉन में 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ये A है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक पावर ऐड कर देंगे, टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे। तो ये करेक्ट आंसर है जैम 2007 का क्वेश्चन। स्टूडेंट ऐसे एक क्वेश्चन और भी करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपने पास में है कि अब की बार एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट फिक्स वॉल्यूम इज गिवन बाय। अब की बार एंट्रोपी गिवन है, एंट्रोपी इक्वल्स टू माइनस 80 क्यूब माइनस BT स्क्वायर प्लस S नोट। ओके, ये कोई क्वेश्चन अपने पास में एंट्रोपी गिवन है जहां पे A, B एंड S नोट आर सम कांस्टेंट्स। ठीक है, अपने पास पूछी है हीट कैपेसिटी, अपने को हीट कैपेसिटी C निकालनी है। इसका आंसर कितना आएगा? तो देखिए स्टूडेंट, दोबारा से मैंने वही बात रिमेम्बर करनी है। अब जो पूछा है उसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है? dQ अपॉन में dt, और चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या है? dQ अपॉन में T। तो देखो हीट कैपेसिटी निकालने के लिए dQ की तो जरूरत पड़ेगी अपने को, dQ की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, TdS इक्वल्स टू dQ। तो क्या बनेगा? हीट कैपेसिटी क्या बनेगी अपने पास में? TdS ओवर dt। तो मेरे पास S गिवन है,
मैं ds अपॉन dt निकाल लेता हूं, उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ds अपॉन dt कितना आएगा, अब वो इक्वेशन से ds अपॉन dt इक्वल्स टू -380² -2bt प्लस 0। ठीक है, अपने को ds अपॉन dt अपना कैलकुलेट होके आ गया है, t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट कैपेसिटी आ जाएगा। t से मल्टीप्लाई करते क्या बनेगा, -380³ -2bt²। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट अपने को जो रिलेशन है चेंज इन एंट्रोपी हीट कैपेसिटी के, वो जो भी पूछा गया एक बार उसका फॉर्मूला पहले लिख लेंगे और सीधा पुट कर देंगे। इजी क्वेश्चन है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है क्वेश्चन, उसको भी ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी अपनी। एंट्रोपी एंड सेकेंड क्लासेस के न्यूमेरिकल से संबंधित 2 वीडियो हम डालेंगे और दोनों वीडियोस में क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है ना, तो एक वीडियो ये और एक वीडियो और होगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। क्वेश्चन क्या है, इन सर्टेन प्रोसेस द टेम्परेचर एंड एंट्रोपी आर रिलेटेड बाय, कह रहा है कि कोई प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर और एंट्रोपी इस प्रकार एक दूसरे से रिलेट किए गए हैं। व्हाट इज द हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, अपने पास सी पूछी है, एंट्रोपी की टर्म में क्या होगी। तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, अब जो पूछा गया है उसको एक बार लिख लेते हैं। डी क्यू अपॉन डी टी होता है ये। ओके, अब हमें पता है कि स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी कितना है, डी क्यू बाई टी, तो दिस इंप्लाइज डी क्यू इक्वल्स टू टी डी एस। नाउ अपने पास क्या बनेगी, हीट कैपेसिटी सी इक्वल टू टी डी एस ओवर डी टी। अब अपने पास में यहाँ से टेम्परेचर और एंट्रोपी का रिलेशन अपने पास है ही, तो देखो इससे क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/n से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, एस प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/n, है ना स्टूडेंट। नाउ इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं रिमूव कर रहा हूं, उसकी जगह सी पुट कर दिया मैंने, टी की पावर 1/n। ओके, अब ds अपॉन dt कितना आएगा, फ्रॉम दिस ds ओवर dt इक्वल्स टू c इंटू 1/n टी की पावर 1/n माइनस में 1। ओके, पुट कर देते हैं यार, दिस इंप्लाइज हीट कैपेसिटी आ गया t इंटू में c अपॉन n टी की पावर 1/n इंटू में टी की पावर -1। अब देखिए स्टूडेंट, टी की पावर -1 एंड टी की पावर +1 कैंसिल आउट हो गया है। अब एंट्रोपी की टर्म में आंसर पूछा गया है अपने पास। अब देखिए एंट्रोपी की वैल्यू कितनी थी, सी टी की पावर 1/n, सी टी की पावर 1/n को पुट कर दिया मैंने एंट्रोपी, तो करेक्ट आंसर अपना ये निकल के आ गया, हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू S/n। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे ये, जो एंट्रोपी गिवन हो हीट कैपेसिटी पूछ सकता है, हीट कैपेसिटी गिवन हो एंट्रोपी पूछ सकता है। सो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो एक दूसरे के रिलेटेड हैं, तो इनकी प्रैक्टिस भी हम लोगों ने कर ली है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ हम ध्यान देते हैं। अब स्टूडेंट कई बार पूछा गया है अपने पास, तो ये बात मैं लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंट्रोपी इज ए स्टेट पैरामीटर, इज ए स्टेट फंक्शन और ए स्टेट पैरामीटर। कहने का मीनिंग स्टूडेंट ये है कि एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ओके, अगर मैं किसी एक स्टेट से अनदर स्टेट में गया मैं, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एंट्रोपी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ और हिस्ट्री ऑफ द पाथ। सो एंट्रोपी इज ए स्टेट पैरामीटर। ठीक है ना स्टूडेंट। सेकंड फैक्टर क्या है, ऑलवेज डेल्टा एस, ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वेयर इक्वल टू साइन किसके लिए था, फॉर ए रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर ए रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, ए रिवर्सिबल प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना स्टूडेंट। एंड ग्रेटर देन साइन किसके लिए था, फॉर ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन अपने पास में है, हम उसको डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि कोई ये BHU 2010 का क्वेश्चन है, BHU 2010, और ऐसे क्वेश्चन कई बार
कंपटीशन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए सिस्टम ए इज इंटरेक्टिंग विद रिजर्वायर आर। एक सिस्टम ए है और वो रिजर्वायर आर के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, रिजर्वायर आर, और दिस इज सिस्टम ए। ओके, कह रहे हैं कि इफ डेल्टा एस ए इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम एंड द डेल्टा एस आर इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए रिजर्वायर। ओके स्टूडेंट, अब कह रहा है कि और ये जो प्रोसेस है दिस इज रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है स्टूडेंट कि जो भी इंटरेक्शन है दिस इंटरेक्शन इज रिवर्सिबल, अगले ने बोला है रिवर्सिबल है ये। तो देखिए मैंने जो कल बताया था आपको एक्चुअल में कि दिस इज एक्चुअली यूनिवर्स, इसको मैं यूनिवर्स भी लिख सकता हूं। कहने का मीनिंग टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल्स टू 0 एंड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज ग्रेटर देन 0 स्टूडेंट। अब अपने पास में जो इंटरेक्शन था वो किसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। तो आइए स्टूडेंट मैं इसको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, इक्वल्स टू 0। अब इस यूनिवर्स में एक सिस्टम है सराउंडिंग के अपने पास में रिजर्वायर है, तो क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट इसको, डेल्टा एस ए प्लस में डेल्टा एस आर इक्वल्स टू 0। कहने का मीनिंग डेल्टा एस ए इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस आर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका मीनिंग ये है कि जब रिजर्वायर से कुछ हीट लेगा ये, तो जितना एंट्रोपी इसका डिक्रीज होगा उतना एंट्रोपी इसका इंक्रीज होगा एंड दिस प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बात करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको हम समझते हैं क्या न्यूमेरिकल है। देखिए अभी क्वेश्चन है अपने को निकालनी है चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन from volume V1 to वॉल्यूम V2। कह रहे हैं कि कोई आइडियल गैस हमारे पास में है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस को शो कर रही है और उसकी चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना अपने पास में यहाँ पे, इनिशियल वॉल्यूम इज हियर V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज हियर V2। ओके स्टूडेंट। नाउ अब जो चीज गिवन है पहले उनको हम लिख लेते हैं एक बार। गिवन क्या है, एक तो आइडियल गैस गिवन है और प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। ओके, अब टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस का कांस्टेंट होता है R गैस कांस्टेंट एंड इज द नंबर ऑफ मोल आल्सो कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो एक्चुअल में जो इक्वेशन आई आइसोथर्मल प्रोसेस की आइडियल गैस के लिए क्या आई, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ मुझे पता है कि स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, dq ओवर t। अब dq फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे ओपन करेंगे इसको, du प्लस में pdv अपॉन में t। ठीक है ना स्टूडेंट। अब गैस कैसी है, आइडियल गैस है। वी नो दैट फॉर एन आइडियल गैस u इज ओनली फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर एंड फॉर ए प्रोसेस in which temperature remains constant then u also remains a constant. This implies du equals to 0 here. Now if du is 0 then this equation will becomes ds equals to p over t into dv. From ideal gas equation we know that p over t equals to nr over v, nr over v. So we will put here nr over v into में dv. Now if volume is changed from v1 to v2 so there should be a large change in entropy and for large change in entropy we will integrate this equation ds from volume v1 to volume v2 because
जो चेंज है आपकी बार वो वॉल्यूम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में है। सो द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन विल बी ऑफ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या है वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, n इज कांस्टेंट, r इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन में v इक्वल्स टू n r नेचुरल लॉग ऑफ v2 अपर लिमिट लोअर लिमिट v1 है। सो n r नेचुरल लॉग ऑफ v2 ओवर v1। तो स्टूडेंट ये लार्ज चेंज इन एंट्रोपी आया फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ v2 ओवर v1। तो देखिए इस फैक्टर से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका फिजिकल ब्यूटी ये है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। इफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस देन फ्रॉम दिस इक्वेशन डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट मींस n is constant, so this is fixed, r is constant, this is also fixed. For this term should be greater than 0, v2 should be large as compared to v1. It means universe is expanding day by day। कहने का मीनिंग यूनिवर्स डे बाय डे एक्सपेंड हो रहा है। तो उसका फिजिकल मीनिंग ये भी है, इफ द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट मीन्स टू से दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग डे बाय डे। ओके स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए उसको चेक करते हैं। तो ये फॉर्मूला कब था फॉर आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब कोई अपने पास में कई बार कोई लिक्विड गिवन होता है, उसका मास m है, उसकी हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कितनी है c है। तो देखिए तब एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो हम स्टार्टिंग तो यहीं से करेंगे dq ओवर t। अब देखिए जब लिक्विड की बात करें, हीट कैपेसिटी की बात करें, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का 1/m dq ओवर dt। तो यहाँ से dq कितना आया, dq इक्वल्स टू mc dt। तो कोई लिक्विड की बात करें तो dq को रिप्लेस करेंगे mc dt से। ओके स्टूडेंट, ओवर टेम्परेचर। अब कह रहे हैं कि उसका टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया, दिस लिमिट तो दिस लिमिट, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mc नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर। इसको लास्ट वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट ये वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला था और एक इसके टर्म में है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। नाउ आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे पास कोई इंसुलेटेड चैम्बर है, ये दिस इज इंसुलेटेड चैम्बर। इंसुलेटेड चैम्बर, और इस चैम्बर में दो पार्टीशन है। ओके, दोनों पार्टीशन में अब एक पार्टीशन में आइडियल गैस है और एक क्या है, बिल्कुल वैकेंट है, खाली है। ओके, इसमें वैक्यूम है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब कह रहा है कि इसका भी वॉल्यूम v है, इसका भी वॉल्यूम हमारे पास में v है, ठीक है ना। और गैस आइडियल गैस है, वो टेम्परेचर T के ऊपर है, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है कि उसने पार्टीशन को रिमूव कर दिया। ओके, और आइडियल गैस है वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, क्योंकि इस पार्टीशन नंबर 1 से पार्टीशन नंबर 2 की तरफ फ्लो करेगी। तब पूछ रहे हैं कि चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी अपने पास में। देखिए स्टूडेंट, पहले जब पार्टीशन बंद था तब आइडियल गैस सिर्फ वॉल्यूम v में इनक्लोज थी। जब पार्टीशन को रिमूव कर दिया हम लोगों ने, तो आइडियल गैस कितने वॉल्यूम में इनक्लोज, कितने वॉल्यूम में सेपरेट हो गई। इनिशियल वॉल्यूम v था, अब कितने वॉल्यूम में सेपरेट हो गई, 2v वॉल्यूम में, क्योंकि इसका भी वॉल्यूम v, इसका वॉल्यूम v, सो फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 2v। पूछ रहे हैं व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी फॉर दिस आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होगी, हमने अभी अभी निकाला है nr नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट। क्या आया, nr नेचुरल लॉग ऑफ 2v अपॉन में v से v कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया डेल्टा एस इक्वल्स टू nr नेचुरल लॉग ऑफ 2। इट मींस एंट्रोपी इज पॉजिटिव, सो इट इज आल्सो ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं।
देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन है ये DU 2016 ओके। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ आइस 100 ग्राम ऑफ आइस एट ए 0 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स, ये पिघल रही है। फाइंड आउट चेंज इन एंट्रोपी और गिवन है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस इक्वल्स टू 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ आइस इक्वल्स टू 80 कैलोरी पर ग्राम। तो देखिए स्टूडेंट बात ये है अब कि जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपने पास में आइस 0 डिग्री के ऊपर है और कह रहा है कि इस तरफ ये क्या हो रही है, पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, और इसके साथ में कोई अनदर सोर्स भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा जरूर ध्यान रखना है अपने को कि जो आइस है उसका टेम्परेचर पहले चेक करो कितने डिग्री है, और 0 डिग्री गिवन है। 0 डिग्री पे आइस भी हो सकती है हमारे पास में और वाटर भी हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये क्या आ गया, ये फेज चेंज वाला क्वेश्चन आ गया, लेटेंट हीट से संबंधित क्वेश्चन आ गया। और मैंने बताया था एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू dQ/T। और जब भी 0 डिग्री की बात करें, देखो आइस एट 0 डिग्री या वाटर एट 100 डिग्री, दोबारा एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसी प्रकार समझा रहा हूं कि 100 ग्राम वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस और उस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपने पास में गिवन होगा, ठीक है ना। सपोज को x है वो, तो देखिए 100 डिग्री पे अपने पास में स्टीम भी हो सकता है और 100 डिग्री पे वाटर भी हो सकता है। इसी प्रकार 0 डिग्री पे आइस भी हो सकती है और 0 डिग्री पे वाटर भी हो सकता है। तो इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ देयर इज नो एनी अनदर सोर्स जो इससे कांटेक्ट में हो, अगर सिर्फ चेंज इन एंट्रोपी पूछे कि आइस मेल्ट हो रही है, देन dQ इक्वल्स टू m/L/T। देखिए मास ऑफ आइस को पुट कर देंगे, लेटेंट हीट ऑफ आइस को पुट कर देंगे एंड गिवन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंग केल्विन में कितना आएगा, 273 केल्विन। इसी प्रकार स्टूडेंट कह रहे हैं कि कोई वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे है और वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, 100 ग्राम वाटर है और उसकी लेटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन होगी। तो सिमिलरली इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल पुट द फॉर्मूला D is equals to mL/T। m पुट कर देंगे, टेम्परेचर 100 डिग्री पुट कर देंगे, उससे करस्पॉन्डिंग केल्विन कितना होगा, 373 केल्विन, और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी, अपने पास पूछी है फाइंड आउट चेंज इन एंट्रोपी। ओके, when 20 ग्राम ऑफ वाटर, when 20 ग्राम ऑफ वाटर 20 ग्राम गिवन है एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और क्या क्या गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर, अपने पास में लेटेंट हीट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 2.27 इंटू 10⁻³ गिवन है ये जूल पर ग्राम। ओके, और अनदर गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो कितना होता है 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी कोरस्पॉन्डिंग कितना जूल आएगा, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री अपने पास में चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, पर डिग्री केल्विन। ठीक है स्टूडेंट, अब मेन बात समझने की है कि अपने पास फॉर्मूला तो ये होगा। ओके, अब जो 20 ग्राम ऑफ वाटर है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे था और फाइनल टेम्परेचर कितना बन गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट टेम्परेचर में एक लार्ज चेंज आ रहा है, तो एंट्रोपी में भी क्या आएगा, लार्ज चेंज आएगा।
तो एंट्रोपी का एक फॉर्मूला तो मैंने बताया था इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या था, mc फाइनल टेम्परेचर अपॉन में इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है ना स्टूडेंट। परंतु इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वाटर 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक चेंज होता तो सिर्फ और सिर्फ यही आंसर होता। ओके, कैसे कि इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट dq कितना होता है, mc dt ओवर t, तो टोटल चेंज के लिए इसको इंडिकेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। परंतु स्टूडेंट कहां पे आ गया टेम्परेचर, 100 डिग्री के ऊपर, और अभी अभी मैंने बताया है कि 100 डिग्री पे वाटर भी हो सकता है और 100 डिग्री पे वेपर भी हो सकता है। सो देयर इज अनदर टर्म विच इज इन टर्म्स ऑफ लेटेंट हीट, तो dq कितना होता है लेटेंट हीट के टर्म में, ml ओवर टेम्परेचर। देखिए मास ऑफ वाटर 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 या 4.2 जूल है, किलोग्राम में चेंज करना है अगर जूल लेना है तो अपने को नेचुरल। फाइनल टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन, केल्विन के टर्म में, ठीक है ना, 373 केल्विन पुट कर देंगे फॉर्मूले में। अब कितना चेंज हो गया, 20 ग्राम वाटर, 20 इंटू 10⁻³ लेटेंट हीट ऑफ ए वाटर गिवन है, पुट कर देंगे फॉर्मूले में, और कितना टेम्परेचर हो गया उसका 100 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग कितना पुट करेंगे 373। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब की बार इस प्रकार क्वेश्चन था कि कोई वाटर था गिवन टेम्परेचर पे ग्रेटर देन 0 पे, तो उसको 100 डिग्री तक हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, राइज किया है, तो फॉर्मूले में 2 टर्म आएंगे स्टूडेंट। हाँ, अगर टेम्परेचर 99 भी होता तो ये टर्म एब्सेंट होती, क्योंकि फेज क्या होता, लेटेंट हीट का कंसेप्ट गायब होता। इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी उसको समझाता हूँ, सब बातें